जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना ने लॉन्च किया है एक नई तरह की स्वाम कैपेबिलिटी को बनाने वाला प्रोग्राम। भारत की नई लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल को उसकी फुल रेंज पर किया गया है टेस्ट। राष्ट्र राइफल्स के लिए नई तरह के बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की हो रही है खरीद। घातक यूसीवी को लगेगा समय 2033-34 तक का। और मिशन सुदर्शन चक्र के कुछ फेस कुछ ही वर्षों में हो जाएंगे तैयार। भारतीय सेना ने अपनी खुद की स्वदेशी स्वाम वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी को जारी किया है। और इस प्रोग्राम के तहत उन्हें एक ऐसे पार्टनर की तलाश है जिसके साथ वे संयुक्त रूप से मिलकर इन स्वाम वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को डिज़ाइन और डेवलप करेंगे। और इसमें विशेष रूप से एक तरह के स्वाम एल्गोरिदम को विकसित किया जाएगा जो कि मल्टी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए एक यूनिफाइड कमांड कंट्रोल और ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस परियोजना के तहत आर्मी केवल स्वाम ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को ही एक्वायर नहीं कर रही है, बल्कि इसके माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है एक ऐसे कॉमन आर्किटेक्चर को बिल्ड करने का जो कि हमारा अपना खुद का हो। और इस परियोजना को मुख्य रूप से 2 फेज में कंडक्ट किया जा रहा है। और इसके पहले 2 महीने की जो स्टेज होगी उसमें मुख्य रूप से स्वदेशी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और आर्मी के मौजूदा ड्रोन्स को कमांड करने के लिए सॉफ्टवेयर ऑनली इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क को विकसित किया जाएगा। और फिर उसके बाद एक लाइव फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा जिसमें एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के अंडर मल्टीपल ड्रोन्स ऑपरेट करके दिखाए जाएंगे। और ये टोटल 6 महीने का प्रोग्राम है और जो बाकी के 4 महीने हैं उसमें दूसरा फेज शुरू होगा और जिसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल से डिसेंट्रलाइज स्वाम ऑटोनॉमी की तरफ एक्सपेंड किया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव होगा इस बात को टेस्ट करना कि ये जो प्रोटोटाइप्स हैं तो क्या ये और भी टफ और साथ ही और भी रियलिस्टिक ऑपरेशनल कंडीशंस में लगातार फंक्शन कर सकते हैं या नहीं। यानी कि ये टेस्टिंग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से कहीं आगे जाके की जाएगी। और आर्मी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी सिस्टम्स पर जो एक कंट्रोल है वो पूरी तरह से स्वदेशी होना चाहिए और ये जो कंडीशन है ये नॉन निगोशिएबल है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो इसके माध्यम से आर्मी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे आर्मी के जो मल्टीपल ड्रोन्स है वो एक साथ ऑपरेट कर सकें, एक सिंगल कमांड सिस्टम के अंदर सभी ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सके। और ये ड्रोन्स सर्विलेंस से लेकर पेलोड डिलीवरी तो इस तरह के अलग अलग रोल्स को एक साथ निभा सकें। इसके पहले फेज में जो मौजूदा ड्रोन्स है उनको ऑपरेट करने के लिए एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा और फिर उसके बाद एक लाइव डेमो भी होगा। और फिर इसके फेज़ 2 में ड्रोन्स को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा, यानी जैसे कि उनके सेल्फ कोऑर्डिनेशन वाले फीचर्स, और उन्हें फेज़ 2 में और भी टफ बैटलफील्ड कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा। और आर्मी को इस टैक पर अपना फुल कंट्रोल चाहिए। डीआरडीओ चीफ की तरफ से कहा गया कि जो घातक यूसीएवी है वो अगले 7 से 8 वर्षों में तैयार हो जाएगा, यानी कि लगभग 2033-34 तक। और फिलहाल अभी इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिली है। अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि अभी हाल ही में डीआरडीओ चीफ ने कहा था कि जो 67 घातक यूसीएवीज़ हैं उनको अप्रूवल मिला है, तो वो क्या था। तो स्पष्ट कर दें कि जो 67 घातक यूसीएवीज़ हैं उन्हें अभी केवल डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिला है। अभी उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस हैं, यूँ कहें बहुत सारे अप्रूवल्स हैं जो कि मिलने बाकी हैं घातक यूसीएवीज़ की फाइनल डील साइन होने के लिए, जैसे कि डीएसी का अप्रूवल, फिर लास्ट में सीएफए या फिर सीसीएस का फाइनल अप्रूवल। इसके अलावा जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट चल रही हैं कि भारत का जो लॉन्ग रेंज का एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है तो वो अपने ट्रायल्स के फेज़ 2 में एंटर किया है। और साथ में रिपोर्ट्स थे कि ओडिशा कोस्ट में इसके फ्रेश ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था कि डीआरडीओ या फिर रक्षा मंत्रालय कहीं से भी इस नए ट्रायल को लेकर फिलहाल कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है। हाँ, डीआरडीओ चीफ ने जरूर कन्फर्म किया था कि जल्द ही इसके ट्रायल्स शुरू होंगे। पर इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट न्यूज़ 18 की तरफ से भी जारी की गई है और इस रिपोर्ट में उन्होंने टॉप डिफेंस सोर्सेज के हवाले से कन्फर्म किया है कि शुक्रवार को ओडिशा कोस्ट से इस लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल के सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्रायल के दौरान इस मिसाइल ने अपनी फुल रेंज यानी कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टारगेट को एक्यूरेटली हिट करके दिखाया था। और इस दौरान मिसाइल ने अपने सभी प्री डिफाइंड टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है, जिसमें इनिशियल लॉन्च से लेकर मिड कोर्स मनूवर्स और फिर लास्ट में फाइनल स्ट्राइक। लेकिन फिर से स्पष्ट करेंगे कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डीआरडीओ या फिर रक्षा मंत्रालय कहीं से भी इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर की जो फर्स्ट एनिवर्सरी है वो बेहद ही करीब है, तो ऐसे में भारतीय सेना के एडीजीपी इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो उनके माध्यम से कुछ दिनों से ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोस्ट की जा रही है। तो अब इसी के तहत आर्मी ने एक और पोस्ट करी है, जैसे पाकिस्तान के उन 7 आतंकी कैंप्स के बारे में लिस्ट जारी की गई है जिनको इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हिट किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन टोटल 9 टारगेट्स हिट किए गए थे, लेकिन उनमें से 2 टारगेट्स एयरफोर्स ने हिट किए थे और बाकी के 7 इंडियन आर्मी ने। और इंडियन आर्मी उन्हीं 7 टारगेट्स की पोस्ट जारी कर रही है और वो भी सैटेलाइट इमेजेस के साथ, जो कि दिखाता है कि आर्मी की स्ट्राइक कितनी एक्यूरेट थी। और अगर आपने अभी तक एडीजीपी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो उनको फॉलो जरूर करें। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि जो भारत का मिशन सुदर्शन चक्र है
उसे वैसे तो पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में करीब 10 वर्षों का समय लगेगा, लेकिन इसके कई फेज़ हैं जो कि अगले कुछ ही वर्षों में शुरू हो जाएंगे। और इस परियोजना की एक खास रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि रक्षा मंत्री को सौंपी जाएगी और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के बाकी के फेसेस पर काम शुरू होगा। बाकी जो हमारे मौजूदा डिफेंस सिस्टम्स है उनके आधार पर अगले 2 से 3 वर्षों में इसका पहला फेज़ तैयार हो जाएगा। इसके दूसरे फेज़ में जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास पहले से मौजूद हैं उसे और भी बड़े स्तर पर एक्सपेंड करने का काम किया जाएगा। फिर तीसरे फेज़ में कई नई टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया जाएगा जिससे पूरे देश को एक बेहद ही मजबूत और सुरक्षित कवरेज दिया जा सके। हाँ, छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां डी माइनिंग ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी के ब्लास्ट होने की वजह से छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी के 4 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये जो घटना है ये नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए फॉरेस्ट एरिया पर हुई थी, जहाँ पे पुलिस की टीम पास्ट में नक्सल्स द्वारा प्लांट किए गए आईईडीज़ को डिटेक्ट करके उनको डिफ्यूज़ करने के लिए डी माइनिंग ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही थी। और हमारे जिन 4 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके नाम हैं इंस्पेक्टर सुखराम वटी, कांस्टेबल परमानंद कोराम, कांस्टेबल संजय घड़पाले और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी एक अपडेट जम्मू कश्मीर से है, जहां किश्तवाड़ में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया गया और इस दौरान आर्म्स और एम्युनिशंस भी रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने एक 32 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन आईसिस की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में मुख्य रूप से शामिल था। और जब इसके मोबाइल फ़ोन को चेक किया गया तो ये भी पाया गया कि इसने कई अलग अलग नामों से मल्टीपल इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को क्रिएट किया था और आईसिस की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर लोगों को मिसलीडिंग पोस्ट के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहा था। बाकी इसको पकड़ लिया गया है और उम्मीद करेंगे कि इसके सॉफ्टवेयर को सही तरीके से अपग्रेड किया जा रहा होगा ताकि इसमें जो बग आया था वो दूर हो जाए। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि आज से लगभग 15 साल पहले आज ही के दिन यूएस के स्पेशल फोर्सेस ने जो पाकिस्तान के एबोटाबाद एरिया में रह रहे दुनिया के मोस्ट वांटेड सुअर लादेन को हॉरिफाइड किया था, तब अमेरिका ने 15 वर्षों के बाद अपने इस ऑपरेशन की डिटेल्स रिलीज़ करी हैं। इसे मेंशन किया गया कि कैसे इस काम को पूरा करने के लिए कई वर्षों की इंटेलिजेंस लगी है, कैसे इस ऑपरेशन की प्लानिंग हुई, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, तो इस तरह की डिटेल्स शेयर की गई हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। और इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका के इस ऑपरेशन को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। और फिर बाद में जब पाकिस्तान एक्सपोज हुआ कि कैसे जो लादेन है वो पाकिस्तान में ही रह रहा था इतने वर्षों से, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एबोटाबाद में जो उसका एक सेफ हाउस था या जो उसका कंपाउंड था तो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से केवल 100 यार्ड्स की दूरी पर स्थित था। और फिर भी पाकिस्तान के जो जनरल्स थे वो ये चाह रहे थे कि दुनिया इस बात पर बिलीव करे कि हमको तो पता ही नहीं है कि उस कंपाउंड पर रह कौन रहा है और कब से रह रहा है। और जब अमेरिका ने वो ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया तो फिर पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया कि हमारे संप्रभुता का उल्लंघन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद एक पीआर भी चलाया गया पाकिस्तान की इमेज को क्लीन करने के लिए। लेकिन इस ऑपरेशन के माध्यम से अमेरिका ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया और पाकिस्तान 10 वर्षों के लिए जिस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा था अमेरिका ने उसे केवल 40 मिनट में पूरा कर दिया। बाद में कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था कि अमेरिका के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी मदद करी थी, कोई इंटेलिजेंस दिया था, लेकिन वो सब एक नैरेटिव है, वो केवल एक प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि एक्चुअल में अमेरिका ने ये रेड कंडक्ट करने से पहले पाकिस्तान को नहीं बताया था, क्योंकि अमेरिका को पूरा विश्वास था कि पाकिस्तान को बताने का मतलब है कि इस ऑपरेशन की डिटेल्स लीक हो जाना और फिर अमेरिका का जो टारगेट था वो भाग भी सकता था। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स बटालियंस, सेक्टर और फोर्स हेडक्वार्टर्स के लिए 159 बुलेट प्रूफ ट्रूप्स कैरियर की खरीद के लिए एक आरएफआई जारी करी है। और ये जो खरीद है ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के तहत की जाएगी। और इन खास बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल टास्क दोनों ही तरह के रोल्स में राष्ट्रीय राइफल्स फोर्सेस के ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए। और इसी वजह से इस व्हीकल में एक पर्याप्त मोबिलिटी के साथ साथ ट्रूप्स को पर्याप्त सुरक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए। और साथ ही ये वेपन्स, एम्युनिशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ एक लिमिटेड बैटल लोड को भी कैरी कर सके और किसी भी ऑपरेशनल टास्क में इस्तेमाल की जा सके। बाकी इसका डिज़ाइन मॉड्यूलर होना चाहिए ताकि भविष्य में अगर इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी एक सिंपल से मॉडिफिकेशन के साथ हो सके। और इन खास व्हीकल्स को जम्मू कश्मीर के प्लेन इलाकों से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इस व्हीकल के चारों तरफ स्टेनएग लेवल 3 की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ड्राइवर और को ड्राइवर के साथ 28 पैसेंजर्स की बैठने की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कम से कम 3 टन तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। ऑपरेशनल रेंज प्लेन इलाकों में कम से कम 350 किलोमीटर और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 300 किलोमीटर तक होनी चाहिए।
ग्राउंड क्लियरेंस बिना पेलोड के 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। स्पीड रोड पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और क्रॉस कंट्री यानी कि ऑफ रोड करीब 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होनी चाहिए। बाकी एडास लेवल 2 का फीचर, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो इस तरह के फीचर्स की बात भी इसमें की गई है। बाकी एक अपडेट यह है कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 2 से 5 मई तक म्यांमार की 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर हैं, जिसमें दोनों देशों के बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन को रिव्यू किया जाएगा और साथ ही दोनों देशों की नेवीज के बीच के कोलैबोरेशन के और भी नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और सब इंस्पेक्टर सागिर अहमद ख्वाजी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कर्नल आशुतोष को मरणोपरांत सेना मेडल से और मेजर अनुज को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में असम में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर रमन दादा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन दिनेश प्रसाद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि राष्ट्र राइफल्स का मोटो क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।